हेलो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक बहुत बेहतरीन डिवाइस गैल्वेनोमीटर। तो आज की क्लास में आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में समझाऊंगा और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। बच्चों गैल्वेनोमीटर की जरूरत है हमें, ये एक इलेक्ट्रिक मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम करंट और वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। बहुत हद तक एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते, तो इसलिए बोलते हैं कि मेजर करने की बजाय हम बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर करंट और वोल्टेज को बता देता है कि कितना करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या कम है सर्किट में। एक्यूरेसी नहीं है इस डिवाइस की। अब एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाती है वो भी समझाऊंगा आपको। इसका दूसरा कन्वर्जन किया जाता है मीटर वोल्ट मीटर में। तो फिलहाल गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट समझते हैं। तो गैल्वेनोमीटर बच्चों, गैल्वेनोमीटर है एक ऐसा डिवाइस जो, एक मिनट, गैल्वेनोमीटर a device which is used to detect current and voltage, ठीक है, voltage in an electric circuit, सर्किट लिखा है CKT सर्किट। बच्चों एक बात सोचो, कैसे मेजर किया जा सकता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर टॉर्क लगता है जिससे वो कॉइल घूम सकती है ना, पढ़ा था। बिल्कुल ऐसे ही हमने क्या काम किया यहाँ पे, ऐसा ही कुछ यहां करने जा रहे हैं कि ये कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, उसमें करंट जाएगा, जो भी करंट मेजर करना है वो करंट उसमें जब फ्लो करेगा तो एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क से वो डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी। ज्यादा टॉर्क ज्यादा करंट, ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, ऐसा कुछ प्रिंसिपल है इसका, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो कैसे वर्किंग समझते हैं इसकी। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं प्यारा सा। देखो बच्चों दो मैग्नेट है, ठीक है, इसके बीच में बच्चों ये दो मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ ऐसे पोल, और ये ऐसी मैग्नेट है इस तरीके की। यहां से मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। देखो बच्चों अब इसके अंदर हमने एक सिलेंडर लिया बच्चों आयरन का, ठीक है। ये आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर। सर ये क्या होता है सॉफ्ट आयरन कोर? देखो बच्चों सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर है ये, ठीक है। ये क्यों लिया? क्योंकि सॉफ्ट आयरन सिलेंडर जो होगा बच्चों ये ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों। इसके ऊपर हमने क्या काम किया, देखो इसके ऊपर हम वाइंडिंग करेंगे, ऐसे वाइंडिंग करेंगे बच्चों। देखो ये वाइंडिंग कर दी ऐसे, देख रहे हो वायर, मतलब ये कुछ ऐसे है जैसे पेन है ना, पेन के ऊपर तार लपेट दो तो कॉइल बन जाएगी ना एक, तो ये कॉइल बन गई, ठीक है। और ये कुछ ऐसे, ठीक, इससे कनेक्ट है एक पॉइंटर, ठीक है बच्चों, कनेक्ट है इससे पॉइंटर। तो ये पॉइंटर ऐसे, जैसे ये कॉइल घूमेगी, जब इसमें करंट जाएगा तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने से कॉइल घूमेगी तो ये डिफ्लेक्शन आएगा इसमें पॉइंटर में। मैं इसको लिख देता हूं थीटा, मतलब भाई ये मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल है, देखो ये वायर है ना बच्चों, डायग्राम क्लियर दिख रहा है। ये ऐसे, ये कॉइल है, तो जैसे इसमें करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है ये, तो डिफ्लेक्शन दिखाएगी नहीं। नीचे यहां बच्चों एक स्प्रिंग बांध रखा है, नीचे है एक स्प्रिंग। ये स्प्रिंग कैसा है बच्चों, एक मिनट, देखो ये स्प्रिंग बांध दिया हमने इसमें। ये स्प्रिंग किस लिए, इसको बोलते हैं पिवोटेड स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है बच्चों, अगर आप इसे घुमाओगे तो ये ट्विस्ट होगी नीचे, है ना। अगर ट्विस्ट होगी तो ये डिफ्लेक्शन आएगा, और जब स्प्रिंग, अब जब इसमें करंट नहीं होगा तो टॉर्क नहीं लेगा तो वापस ले आएगा। भाई जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो पैडल होता है ना ब्रेक लगाने का, जब उसे ब्रेक लगाते हो उसके बाद पैडल से पैर हटा लेते हो तो वहीं रह जाता है पैडल, या वापस खींच के लाते हो हाथ से तो नहीं खींचते ना, वापस आ जाता है, तो स्प्रिंग लगा हुआ कोई। तो बिल्कुल ऐसे ये स्प्रिंग है जो रिस्टोर कराता है इसको, ठीक है, जो खींचा ट्विस्ट हुआ फिर वापस। अब देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों
टॉर्क ऑन अ कॉइल, टॉर्क ऑन अ कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या था बच्चों, टॉ इक्वल टू NIAB cos अल्फा। बच्चों यहां एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है, करंट जो कॉइल से पास हो रहा है, ए उसका एरिया है, ठीक है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, कई नाम है इसके, मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, ठीक है। अल्फा क्या है, तो अल्फा होता है बच्चों प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, याद है। तो यहां क्या हो रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे टच करके जा रही है, तो प्लेन के साथ लगभग जीरो एंगल, मतलब ये जैसे कॉइल है, ठीक है, ये उसका प्लेन हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड टच करके जा रहा है, तो प्लेन के साथ जीरो एंगल बन रहा है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल ये डायरी है बच्चों, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको टच करके जा रहा है ऐसे, है ना, ये डायरी मतलब कॉइल, तो इसे टच करके जा रहा है तो एंगल कितना होगा, जीरो। तो अल्फा होता था, देखो याद करो, कॉइल का जो प्लेन होता था ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड होता था, इसके बीच के एंगल को अल्फा बोलते थे। तो यहां तो टच करके जा रहा है नहीं, तो अल्फा क्या हो गया, लगभग जीरो, ठीक है, समझ में आया बच्चों। इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, और क्यों लिखेंगे अल्फा जीरो है, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बी लिख दिया मैंने, रेडियल बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉ इक्वल टू आ गया बच्चों NAB, ठीक है। बच्चों बात देखो, याद करो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि स्प्रिंग को जब ट्विस्ट करते हैं तो एक टॉर्जन कोफिशिएंट पैदा होता है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसको, K इंटू थीटा, समझना भी, थोड़ा जल्दी हो गया ये, K को बोलते हैं बच्चों टॉर्जन कोफिशिएंट, टॉर्जन कोफिशिएंट या टॉर्जन कांस्टेंट भी बोलते हैं कुछ लोग, कांस्टेंट, और ये होता है बच्चों टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है, या टॉर्क पर यूनिट एंगल भी बोल सकते हो, रेडियन में, डिग्री में, कहीं भी हो सकता है, ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का है बच्चों ये, ठीक है। अब देखो, तो यहां से देखो बच्चों, आई किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, आई इक्वल टू आएगा K अपॉन NAB इंटू थीटा। अब समझो बात को, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, है ना, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन कॉइल, समझ रहे बच्चों, तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये तो कुछ ऐसी बात हुई सर, जैसे ये हुआ करंट और ये हुआ डिफ्लेक्शन, या इसको अच्छा नहीं लगेगा ऐसे लिखना चाहिए, अरे भाई ये हो जाएगा आई और ये थीटा, ठीक है, तो ये एंगल, ठीक, मतलब आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो स्ट्रेट लाइन बना, पर ये पूरा अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, फाई लिख दूं, तो tan फाई बच्चों क्या होगा, ये पूरा कांस्टेंट नहीं हो जाएगा भाई, ये y इक्वल टू mx की तरह हो गया ना, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया n K अपॉन NAB, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ये क्या होगा, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना, इसको एक और भी नाम देते हैं इसका, और करंट रिडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं इसको, एक और भी नाम होता है बच्चों करंट रिडक्शन फैक्टर के अलावा, तीसरा नाम भी होता है इसका फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है सर, इतने नाम है इसके, हाँ बेटा, देखो इसका सिंबल G हो जाएगा, तो I इक्वल टू G थीटा, ठीक है, तो ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, I किसका सिंबल, G किसका सिंबल हो गया, इस पूरे को G लिख दिया, ठीक है। करंट रिडक्शन फैक्टर क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा आपको ये, तो करंट यानी कि जितना ज्यादा इस कॉइल में मैग्नेटिक करंट जाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा। आपके स्कूल में ये पूछता है व्हाट इज द व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर इन दिस गैल्वेनोमीटर, तो क्यों करते हैं बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज्यादा खींचता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसकी तरफ खींचेगा, इस कोर की तरफ जो सिलेंडर है ये, समझ में आया। और दूसरा स्प्रिंग क्यों है, ताकि रिस्टोर कराए पोजीशन को। अब देखो बच्चों, मैं इसकी बजाय अगर आपसे थोड़ा मुश्किल लगता है आपको डायग्राम, तो थोड़ा इजी वाला डायग्राम बना देता हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ठीक है। देखो मतलब इसी डायग्राम का टॉप व्यू बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसे ये मैग्नेट बनाई नॉर्थ और साउथ, ठीक है,
और यहां पे वो जो मैंने सॉफ्ट आयरन कोर लिया था वो ये है, ठीक है, सिलेंडर है ये, और इसके चारों तरफ बच्चों कॉइल ऐसे लपेट रखी है, ठीक है, समझ रहे हो, और इससे एक पॉइंटर अटैच है और ये स्केल है, ठीक। स्केल बच्चों, स्केल में यहां होगा इस तरीके से, ये पॉइंटर है, ठीक है, और ये एंगल हुआ थीटा, डिफ्लेक्शन, और यहां पे नीचे एक स्प्रिंग होगा जो टॉप से देख रहा था, वो ये स्प्रिंग हुआ, ये हो गया कॉइल, मेंशन करना पड़ेगा आपको, और ये क्या है, स्प्रिंग, ठीक है, और ये सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, समझा बच्चों। तो इस तरीके से ये डायग्राम बन गया, और ये क्या हुआ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये कंडीशन आपको पता लग गई, ठीक है। अब बच्चों हमें इससे क्या करना है, हमें तो इससे भाई करंट वगैरह मेजर करना है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, सेंसिटिविटी देखने जा रहे हैं इस डिवाइस की, भाई सेंसिटिव कितना होगा ये डिवाइस। तो देखो जरा सेंसिटिविटी होती क्या है, तो थोड़ा रब करना पड़ेगा बच्चों ये, एक मिनट, अगले पेज पे चलते हैं। देखो सेंसिटिविटी ऑफ डिवाइस क्या होता है, हाउ स्मॉल वैल्यू कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइस, मतलब जैसे लीस्ट काउंट होता है ना, इस कुछ इस तरीके से है कि मतलब छोटा सा करंट भेजा आपने, बड़ा सा डिफ्लेक्शन दे, तो ये सेंसिटिव हो गया ना। छोटी सी बात, जैसे अब आप लोगों को बोला जाता है आप होमवर्क नहीं करके आते, एक बच्चे बोलते हैं भाई होमवर्क क्यों नहीं करके आया, छोटी सी बात बोली और 2 घंटे तक रोता रहा, तो ये सेंसिटिव बच्चा है। बिल्कुल ऐसे ही छोटा सा करंट भेजा आपने और बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, तो हमें पता लगा कि भाई छोटी सी वैल्यू को भी बड़े स्केल पे दिखा रहा है, तो ज्यादा क्लियर वैल्यू दिखाई देगी, प्रिसाइज होगी, है ना। हाउ स्मॉल वैल्यू can be of current or voltage give a big deflection, ठीक है, बड़ा डिफ्लेक्शन दे बच्चों, ठीक है बच्चों। थोड़ा भी प्रैक्टिस होगी यार इस पे लिखने की, तो थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना। देखो अब एक वर्ड आया बच्चों, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ये क्या होता है बच्चों, करंट सेंसिटिविटी होता है बच्चों करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, सॉरी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब छोटे से छोटे करंट पे डिफ्लेक्शन ज्यादा है, मतलब थीटा ज्यादा हो करंट कम हो तो बड़ा वैल्यू आएगी। तो भी जैसे मैं अभी दिखा के आया बच्चों आपको, एक मिनट बच्चों, हाँ जैसे देखो थीटा बाई आई क्या आएगा यहां से, तो देखते हैं अगले पेज पे चलते हैं। तो थीटा बाई आई आ गया बच्चों NAB बाय के, ठीक है, ये करंट सेंसिटिविटी, यानी कि अगर इसको बढ़ाना है आपको तो क्या करना होगा बताओ बच्चों, नंबर ऑफ टर्न, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड और के, इनको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा ये वैल्यू बढ़े। इसको करंट सेंसिटिविटी को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, IS भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ध्यान रखना कि करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू है, करंट नहीं है ये, IS, कुछ बुक में IS लिखते हैं इसको। एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये क्या होता है बच्चों, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है वोल्टेज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, है ना। ध्यान देना यहां पे कुछ किताबें भी समझाता हूं मैं लोग, पहले आपको थीटा इक्वल टू V इक्वल टू IR लिख सकते हैं आप, तो देखना ये क्या हो जाएगा, ये करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस नहीं हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वोल्टेज सेंसिटिविटी को बच्चों IV भी लिखते हैं कुछ किताब वाले, ठीक है। तो ध्यान देना जैसे यहां पे आपको समझ में आया कि यार CS करंट सेंसिटिविटी कितनी लिखी थी, IS इक्वल टू IV इंटू R, है ना। ऐसे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां 2-3 बड़े क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आता है और जैसे इसकी यूनिट अब देखो क्या लिखी जा सकती है, यह है डिफ्लेक्शन, एंगल हो सकता है ना, तो डिग्री पर एम्पियर, ठीक है।
एक कई जगह लिखा होता है जैसे डिग्री की बजाय नंबर ऑफ डिवीजन। भाई जैसे आपने डिवीजन बना रखे हैं इसमें, तो कितने डिवीजन पे कितना करंट, तो नंबर ऑफ डिवीजन पर एम्पियर भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन पर एम्पियर। सर ये डिवीजन पर एम्पियर क्या होता है, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 डिवीजन है। ठीक है, और जो करंट है उससे डिवाइड कर दो तो एक डिवीजन का करंट पता लग जाएगा कि एक डिवीजन से कितना करंट जा रहा है ना, ऐसा कुछ। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन पर एम्पियर भी लिखा जा सकता है। तो देखो एक मिनट बच्चों, अरे मिट गया ये, कोई बात नहीं, दोबारा मैं लिख देता हूं बच्चों। करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू, बोले इसका सिंबल हमने क्या लिया, आई एस, एंड दैट इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी को मैंने आई वी लिखा है, दैट इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन, या थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं मैं। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ी सी राइटिंग ठीक बनेगी इसमें, एन बी ए बाय के, और ये हो जाएगा एन बी ए बाय के इंटू आर। ठीक है, और हमें पता लगा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू ये हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना है करंट नहीं है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन आता है कि हम कैसे सेंसिटिव बना सकते हैं डिवाइस को। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, चलो उसको बाद में बढ़ाएंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेके आओ, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिव होगा, है ना। कैसे बढ़ाए, तो भाई हम ऐसे तो नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके आए, तो हम क्या करते हैं, जो कॉइल है उसे लोहे के आयरन, सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर पे लपेटते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उधर आए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाया। एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा लो, सर मुझे 2000 गुना बढ़ानी है करंट सेंसिटिविटी, तो एरिया 2000 टाइम्स कर लो। बता, इतना होता है ना गैलोमीटर, 2000 गुना समझते हो, पूरे रूम जितना बड़ा हो। भाई साहब कैसे उठाएंगे गैलोमीटर को, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। तो एरिया को बस एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। क्या करें फिर सर, के कम कर लो सर। भाई स्प्रिंग बहुत हल्का बना दिया तो गिर जाएगी कॉइल, टिक नहीं पाएगी उस पर। तो ये बड़े अच्छे तरीके नहीं है, सबसे अच्छा तरीका है एन को बढ़ाओ। एन बढ़ाने से बच्चों बहुत हाई ऑर्डर तक बढ़ा सकते हो आप करंट सेंसिटिविटी, इसलिए बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न रखे जाते हैं। तार को बहुत पतला रखा जाता है और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं, ताकि हीट लॉस कम हो, रेजिस्टेंस कम हो। अब देखो बच्चों, ये आई वी बाय आर। अब क्वेश्चन है कि अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि जितने टाइम्स आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे उतने ही टाइम्स रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, और लेंथ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन एन। तो जितने टाइम्स आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, उतने ही परसेंट रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। स्कूल का बड़ा पेट क्वेश्चन है, क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से बढ़ घट सकती है? तो नेवर नेवर नेवर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे उतने ही टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी। क्लियर है बच्चों? देखो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ बच्चों। ठीक है, न्यूमेरिकल हमें समझ में आ गया कि भाई जो डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन कितना आता है, देखो थीटा आई इक्वल टू एन बी ए बाय, थोड़ा गलत लिख दिया, आई इक्वल टू के बाय एन बी ए इंटू थीटा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कॉइल ऑफ एरिया 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10 की पावर मीटर स्क्वायर, हैविंग 200 टर्न्स, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला inside a galvanometer।
ठीक है, ठीक है, इज इन अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। फाइंड द deflection in the coil if current is 0.4 एम्पियर, ठीक है। डिफ्लेक्शन बताना है बच्चों, और यहां पे ध्यान देना बच्चों, जो K है वो भी दे रखा है, K दे रखा है 2 × 10⁻⁷ के न्यूटन मीटर पर डिग्री, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन डिग्री में ही आएगा आंसर, भाई पर डिग्री है तो। अब देखो बच्चों, करंट की वैल्यू रख दो सीधे सीधे 0.4, ये फॉर्मूला है। K की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, ठीक है। न्यूटन मीटर समझते हो ना, टॉर्क पर यूनिट एंगल। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 200, और B की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻², और भाई एरिया कितना है, एरिया 2 × 10⁻², ठीक है बच्चों। और थीटा यहां से आ जाएगा, ये डिफ्लेक्शन आ गया, ये बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। इस तरीके से डिफ्लेक्शन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखो देखो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, a galvanometer having current sensitivity of 20 division per माइक्रो एम्पियर, ठीक है, 20 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, एंड it gives a deflection of, देखो बच्चों, अरे यार दोबारा लिखते हैं बच्चों, थोड़ा आज से सीखने में टाइम लग रहा है यार। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग करंट सेंसिटिविटी कितना 20 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, ठीक है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है ना, तो डिवीजन पर एम्पियर लिखा हुआ है। एंड मैंने क्या बताया था, डिग्री पर एम्पियर भी हो सकता है, डिवीजन भी। एंड हैविंग अ फुल स्केल voltage deflection of 50 volt with total number of division 30, मतलब वोल्टेज के लिए जो टोटल डिवीजन है ना बच्चों, ऐसे वो 30 डिवीजन है, ठीक है, समझाया। और करंट के लिए 20 डिवीजन है, ऐसा हो सकता है। और एक डिवीजन पे कितना मेजर हो रहा है, पर माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर के लिए 20 डिवीजन है, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा गलत बोल गया था, डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर के लिए, मतलब एक माइक्रो एम्पियर के लिए 20 डिवीजन है, ठीक है। तो देखो, अब देखो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मिली वोल्ट है बच्चों, मिली वोल्ट, ठीक है। फाइंड वोल्टेज सेंसिटिविटी फर्स्ट, और दूसरा फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है बच्चों, क्या सिखाया था अभी, डिफ्लेक्शन पर टोटल वोल्टेज, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हमारे पास 30 अपॉन डिफ्लेक्शन वोल्टेज कितना है बच्चों, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज 20 मिली वोल्ट है ना, तो 30/50, और मिली का मतलब 10⁻⁻3, ये हो जाएगा बच्चों 3 ×
10 की पावर 3/5, ठीक है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। और करंट सेंसिटिविटी आपको पता है कितनी है, दे रखी है 20 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, यानी कि 10 की पावर -6 है ना, तो 20 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। समझ रहे बच्चों, ऐसे लिखा। अब देखो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो अभी तो एम्पियर हो जाएगा ना, माइक्रो एम्पियर को हमने कन्वर्ट कर लिया एम्पियर में। अब देखो ये हो जाएगा बच्चों, और ये भी, अब इसकी यूनिट भी क्या हो गई, डिवीजन पर वोल्ट, क्योंकि भाई ऐसा यूनिट में जाएंगे तभी तो रेजिस्टेंस मिलेगा। तो रेजिस्टेंस हम क्या पढ़ेंगे, देखो क्या बताया था आपको रेजिस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले, कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी कितनी है, 20 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन, समझ रहे भाई, अरे यार मिटता क्यों नहीं है ये, इक्वल टू, और ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 5। क्लियर है, तो इस तरीके से ये आ गया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर है, इस तरीके से रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया बच्चों हमने। अब देखो, तो बच्चों आज की क्लास मैंने आपको गैल्वेनोमीटर, है ना, इसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल, और मजेदार बात तब बनती है जब हमें गैल्वेनोमीटर का कन्वर्ट करना हो। अब देखो ये बहुत अच्छा डिवाइस नहीं है, क्यों नहीं है, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसे एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की छोटी क्लास थी बच्चों ये। देखो अब इसमें कुछ चीजें हैं बच्चों जो हमें समझनी है। देखो एक और बड़ी इंफॉर्मेशन है बच्चों आपके लिए, देखो बच्चों, अगर आप में से कुछ बच्चे जो हैं क्लास 12th में है भाई, है ना, और कुछ बच्चे अभी ऐसे होंगे जो 11th में है, और ये जो क्लासेस चल रही है मेरी, ये कंप्लीट सिलेबस की है, नीट जेई जो भी है। लेकिन अगर आप प्योर एकदम कोचिंग करना चाहते हैं एकदम सीबीएसई लेवल पे, तो भाई आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है बच्चों। जो इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म हमारा अनअकैडमी। ये प्लेटफॉर्म पे आप अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं बच्चों, देखो जैसा कि हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे कोचिंग आए हुए हैं, और अगर आप इंडिविजुअली अब सब्जेक्टिव कोचिंग लेना चाहें, सब्जेक्ट की किसी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बहुत भागना पड़ता है, इधर उधर अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे ऑनलाइन कोचिंग, और वो भी आपको सीबीएसई एकदम स्पेशल एक्सक्लूसिव। तो अगर एक्सक्लूसिव कोचिंग चाहते हो बच्चों आप सीबीएसई का, तो आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हो। इसके मैं आपको फीचर बताता हूं। एक तो सबसे पहले कि घर बैठ के कर सकते हो क्लास, ठीक है। दूसरा, इसमें डेली प्रैक्टिस सेशन होते हैं बच्चों, मॉक टेस्ट सीरीज होती है बच्चों, लाइव क्विज करते हैं हम लोग। किसी भी टाइम आप टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप अपने क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, जो सबसे बेहतरीन फीचर लगता है मुझे, जो कभी अभी किसी के पास है नहीं ऑप्शन, कोई भी नहीं करा रहा है, इंडिया के जो टॉप एजुकेशन जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो एनालाइज करेंगे आपकी कॉपी, आप अपना सब्जेक्टिव टेस्ट दोगे ऑनलाइन, उसको अपलोड करोगे और उसके थ्रू आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। फिर आपका वैल्यूएशन होगा ऑल इंडिया लेवल पे, आपको बताया जाए क्या गलती है, क्या आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, हर आपको जो ये कोर्स है, अब इसमें अगर आप प्लस पे जाते हो तो ये नहीं होता कि आपने एक कोर्स ले लिया तो आपको केवल वो ही पढ़ना है, मतलब एक टीचर से, फॉर एग्जांपल आपने प्लस पे चले गए तो केवल मुझसे पढ़ोगे। जितने भी कोर्स हैं बच्चों प्लस पे अवेलेबल, अब जैसे मैं दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 12th का ये मिशन 100 प्रोग्राम शुरू किया बच्चों। मिशन 100 डेज हम साइंस की तैयारी करा रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक है, और इंग्लिश। ये कुछ सब्जेक्ट है बच्चों, 5 सब्जेक्ट है, 5 की कोचिंग कराई जाएगी बोर्ड के हिसाब से, आपको समझ रहे हो। तो पूरे 100 डेज हम ये पूरा प्रोग्राम पढ़ेंगे। अब इसमें भी ऐसा नहीं कि केवल यही कोर्स, अगर आप प्लस पे जाते हो तो जो रेगुलर क्लास है मेरी, जिनमें मैं रेगुलर चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो भी पढ़ सकते हो, मेरे अलावा और जितने टीचर हैं उनसे पढ़ सकते हो। मैथ्स में एक सर है, अर्पित सर है, आप उसके अलावा और टीचर से पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर से। तो प्लस पे जो, वैसे भी प्लस पे जितने भी टीचर हैं वो बहुत ऑथेंटिक टीचर और सारे मतलब बड़े एक्सपीरियंस टीचर हैं बच्चों प्लस प्लेटफॉर्म पे।
तो वहां आप जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको, अब मैं इसकी भाई फीस वगैरह क्या होती है वो डिस्कस करता हूं। तो जैसे अगर आप 11th में, तो बच्चों बहुत लंबा टाइम है, आपको 12th में भी जाना है, तो अपना एक प्रॉपर ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ लो जिसपे आपको कम से कम सीबीएसई की टेंशन ना रहे। तो उसके लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चों, तो वहां कम से कम जैसे 6 महीने का आपने प्लान ले लिया या 15 महीने का प्लान ले लो अगर आप 11th में हो। तो 12th में हो तो आप क्रैश कोर्स वाला 3 मंथ्स का प्लान ले लो। तो उसमें क्या होगा कि आपको पर मंथ देखो 1500, 1100, और अगर आपके पास टाइम है तो भाई 1000 पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। और उसमें भी अगर आप फैकल्टी का, मेरा फैकल्टी कोड है बच्चों उज्जवल K10, आप उस फैकल्टी कोड को ले लेते हो तो इससे भी सस्ता हो जाएगा, ये 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों इससे। ठीक है, और फिर आप कोई भी क्लास में आके पढ़ सकते हो। तो बच्चों ये था आज की क्लास में, आपसे ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल रखा है अपने प्रोफाइल का, आप वहां जाके कोड ले सकते हो बच्चों, और कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, बाय।